नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज बैंगलोर में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। बैंगलोर में आईईडी ब्लास्ट होना अत्यंत सिग्निफिकेंट है। इसका महत्व इसलिए है कि 2014 से जब से मोदी की सरकार आई है, तब से संभवतः पठानकोट के अतिरिक्त ये सिविलियन एरिया में पठानकोट वाला भी जो था वो आपका पूरा का पूरा कांड जो था वो एयरफोर्स एरिया में था। तो 2014 के बाद से संभवतः ये पहला ब्लास्ट है, आईईडी ब्लास्ट है जो किसी सिविलियन एरिया में हुआ है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। एक तो रामेश्वरम कैफ़े जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है, ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड जगह है। एचएएल पुलिस स्टेशन में आती है, यानी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बिल्कुल पास में। साथ में 22 जनवरी को इसी कैफ़े में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को बड़े धूमधाम से मनाया गया था। तो अब प्रश्न यह उठ रहा है निश्चित रूप से कि भई ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? ख़ास तौर से जब क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट का समाचार आया, वैसे ही सारे के सारे कांग्रेसी हैंडल एक्टिव हो गए और उन्होंने ये कहना आरंभ कर दिया कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। अब आपको यही याद दिलाएँ कि 2-3 दिन पहले ही विधानसौधा जो विधानसभा है, अ, असेंबली है कर्नाटका की, तो वहाँ पर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगते ही पंक्चर वाले जुबैर के साथ-साथ पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम, पूरा पंचमक्कार इकोसिस्टम ये सिद्ध करने में लग गया कि भई ये पाकिस्तान ज़िंदाबाद नहीं था, ये तो कुछ और था। और पंक्चर वाले जुबैर ने तो कोई 12-13 ट्वीट्स का एक थ्रेड ही कर दिया जिसमें हर एक में उसको कहीं हाजी साहब ज़िंदाबाद सुनाई पड़ता है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद जो है उसको हर बार अधिकतर उसको कहीं हाजी साहब ज़िंदाबाद सुनाई पड़ता है, कहीं शाकिर साहब ज़िंदाबाद सुनाई पड़ता है। ये पूरा का पूरा उसने थ्रेड बना दिया। लेकिन जब फॉरेंसिक जाँच हुई और पुलिस ने रिपोर्ट की, फॉरेंसिक जाँच के बेसिस पे कि भई ये तो वाक़ई पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहा जा रहा है और मोहम्मद शफ़ीक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। तो पता चला कि अब वो सारे के सारे जो हैं उनकी फेविकॉल लग गया है मुँह पे, उनके होठों में फेविकॉल लग के वो होंठ जो है वो चिपक गए। अब कहीं किसी की आवाज़ नहीं लग रही। पंचर वाला ज़ुबैर जो है, इतना बेशर्म है कि वो ट्वीट्स जितने भी उसने किए थे, वो डिलीट भी नहीं कर रहा। ब्रेज़न, इन योर फेस दिखा रहा है कि भाई ये सरकार हमारी है, ये सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है? ये सरकार ज़ुबैर चलाता है। ज़ुबैर कौन है? ज़ुबैर ये आप अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पीएफआई को बैन किया गया था यहाँ पर, तो भी ज़ुबैर टाइप के लोगों ने बड़ा बावेला मचाया था, बड़ा हैदोवा मचाया था। पीएफआई, एसडीपीआई लेकिन अभी भी ज़िंदा है। तो यदि आप पीएफआई को बैन करते हैं और एसडीपीआई को बैन नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सारे के सारे पीएफआई वाले जो हैं वो 1 मिनट में अपना कलर चेंज करके एसडीपीआई के बन जाएँगे और एसडीपीआई चूँकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है और रिकॉग्नाइज़्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो उसको कहेंगे कि साहब देखिए, यदि आप हमारे खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं तो आप लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटी को हैम्पर कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा गेम प्लान है, कर्नाटका में ही क्यों हो रहा है। जो इस समय भारत के सबसे हार्डकोर टेरर ट्रेनिंग क्षेत्र हैं, वे आपको या तो कोस्टल कर्नाटका में मिलेंगे या नॉर्थ केरला में मिलेंगे और या फिर आपको वो कर्नाटका के हिंटरलैंड्स में भी कई स्थानों पर मिलेंगे। ऐसा क्यों है? जब आज ये बात संभव नहीं हो पा रही कहीं और पर भी, तो यह ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आईईडी लो लेवल ब्लास्ट था। लो लेवल ब्लास्ट क्यों था भई?
वो व्यक्ति जो था वो हाई लेवल ब्लास्ट भी कर सकता था, लेकिन यही है संभवतः कि उसके पास इतना सामान नहीं था। जो भी आईईडी उसको मिला वो बहुत कम मिला, लेकिन जो भी था वो ट्रेंड तो था ही ना, उसने अपने लेवल पे आईईडी बनाई। और आपको पता है कि पीएफआई के जो मॉड्यूल्स हैं वो हाईली ट्रेंड थे और वो आईईडी इत्यादि बनाने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड थे। तो या इसका मतलब ये है कि जो पीएफआई का जो हॉटबेड था वो या तो साउथ कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, नॉर्दर्न केरला, ये इसका जो है ये मेन एरिया था। तो अर्थ ये हो रहा है, इससे अनुमान ये लग रहा है कि ये जो लोग थे, वो अभी भी इधर-उधर खिसक के अभी भी एक्टिव हैं। एनआईए को इस इन्वेस्टिगेशन को तुरंत अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी विस्फोट होता है तो वो विस्फोटक और विस्फोट वो एक्सप्लोसिव्स एक्ट में आते हैं। एक्सप्लोसिव एक्ट जो है वो डायरेक्ट एनआईए के जुरिस्डिक्शन में आता है। एनआईए बगैर राज्य सरकार से कंसल्ट किए, बगैर राज्य सरकार से पूछे, ये इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले सकता है। इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को अपने हाथ में लेना चाहिए, जिससे ये पता चले कि भई इसका जो षड्यंत्र है वो कहाँ तक जा रहा है और जो पीएफआई के ऊपर जो बैन लगाया गया था, वो वाक़ई कितना इफ़ेक्टिव हुआ है। और यदि आवश्यकता हो तो इस समय यही सही समय है कि एसडीपीआई के ऊपर भी बैन लगाया जाए। पीएफआई के ऊपर केवल बैन लगाने से एसडीपीआई में जो घुस गए हैं पीएफआई के लोग, बहुत सारे तो ऐसे थे जो पीएफआई और एसडीपीआई में कॉमन थे, उनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एसडीपीआई को छोड़ देना, ये तो उसी तरह की बात हुई जहाँ आपने देखा कि आपने कश्मीर में हुर्रियत के ऊपर बैन लगा दिया, जमात-ए-इस्लामी को छोड़ दिया। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो थी वो तो जमात-ए-इस्लामी कश्मीर का फ्रंट ही तो थी। जमात-ए-इस्लामी कश्मीर ने ही तो उसको पैदा किया था। बाद में जाके फिर जमात-ए-इस्लामी कश्मीर को बैन करना पड़ा और वो बैन जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है यूएपीए के अंतर्गत। तो इसलिए एसडीपीआई को भी नेट में लेना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में इस ब्लास्ट का उद्देश्य क्या था। इस ब्लास्ट का उद्देश्य मेरे विचार से तो किसी को मारना था नहीं, क्योंकि यदि मारना होता तो इतना लो इंटेंसिटी ब्लास्ट क्यों करते। आईईडी से इन्होंने ब्लास्ट किया, मटेरियल्स क्या हैं ये पता चलेंगे। आरडीएक्स तो संभवतः नहीं था, क्योंकि यदि आरडीएक्स होता तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता। तो वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस लगा के कौन से इसमें इस्तेमाल किए गए केमिकल्स जिसके कारण ये लो लेवल ब्लास्ट हुआ। मुझे ये भी लगता है कि ये लोकल मॉड्यूल का काम है, जो कि केवल ये मैसेज देना चाहता हो। वैसे चल रहा है इस समय कर्नाटका में लगातार ये लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो पूरा एक इस्लामिज़्म का बहुत बड़ा गढ़ है बेंगलोर, मैसूर में मिला के। ये विशेषकर ये जो साउथ कर्नाटका वाला क्षेत्र है और ये लगातार आप जानते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बेंगलोर के जो कि नो गो एरियाज़ हैं, शिवाजी नगर जैसे। और यहीं पर वो किस्से हो चुके हैं, आपको ध्यान है नववर्ष के अवसर पर जब एक समुदाय विशेष की भीड़ आती है और कोहराम मचा देती है। टीपू जयंती यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है इन क्षेत्रों में। और बेंगलोर, मैसूर ये जो क्षेत्र हैं इनमें तो टीपू जयंती विशेष तौर से हमारी जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है वो, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जब भी वो आती है तो इसको प्रोत्साहित करती है। वही टीपू जिसको कि हम दक्षिण का औरंगज़ेब कहते हैं। वही टीपू जिसने भारत की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए अफ़गान के शाह जमां से षड्यंत्र किया। वही टीपू जिसने भारत की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए, अंग्रेज़ों से निजात पाने के लिए फ्रांसीसियों से उनसे समझौता किया। वह टीपू इस क्षेत्र का महामानव है कई लोगों के लिए। और विशेष तौर से जब अभी भी देवबंद जो है वो बेशर्मी से ये कहता है कि ग़ज़वाए हिंद जो है वो हमारी हदीस में लिखा हुआ है, इसलिए ग़ज़वाए हिंद पे फ़तवा देना कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर इस तरह की विचारधारा चल रही हो तो आप ध्यान कर सकते हैं कि कितनी अधिक आवश्यकता है जड़ों तक जाने की। और यह है
स्थापित करने की कि भाई ये पूरा जो आतंक जो है, ये कुछ बहके हुए लोगों का काम नहीं है। इसके पीछे एक मानसिकता है, इसके पीछे एक विचारधारा है, इसके पीछे एक थियोलॉजी है, इसके पीछे एक किताब है। जब तक ये नहीं समझेंगे, तब तक इस प्रकार के ब्लास्ट होते रहेंगे। कुछ लोगों ने समझा है, योगी जी ने समझा है, हेमंत बिश्व ने शर्मा ने समझा है, अब पुष्कर धामी भी समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों से इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन जहाँ नहीं समझा है या जहाँ पर वोटों के साथ में समझौते होते हैं और ये कहा जाता है कि भाई तुम हमें वोट दो और हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, तो वो जो स्वतंत्रता होती है ना, वो स्वतंत्रता उनके इस्लामिक विचारधारा को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, आधी अधूरी नहीं होती है। वो देश का नागरिक बनने की स्वतंत्रता नहीं होती है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं होती है, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होती है, वो होती है फ्रीडम to practice their religion in terms of देवबंद। यह है असलियत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।